दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम कर्क लग्न की कुंडली कैसे देखें। कर्क लग्न की कुंडली संबंध अति खास ज्योतिषीय योगों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली हाथ में लेते ही सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि कुंडली के योग कारक, मारक और समकारक ग्रह कौन से हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और शम कारक ग्रह कौन से बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, और मारक ग्रह बनते हैं सूर्य, बुध और शनि, और सम कारक ग्रह बनता है शुक्र। मित्रों, कुंडली के योग कारक, मारक और शम कारक ग्रहों को जानना बड़ा ही सरल है। जैसे कि कुंडली के जो लग्न भाव होता है, लग्न का स्वामी इस कुंडली का मुख्य ग्रह होता है। कह सकते हैं इस मतलब कुंडली का राजा होता है लग्नेश। लग्न का स्वामी कुंडली का राजा ग्रह होता है। और इस ग्रह लग्नेश के जो भी मित्र ग्रह होते हैं वो लगभग योग कारक ग्रह बनते हैं। योग कारक ग्रह देखने की सबसे सरल पहचान कि आप कुंडली का लग्न भाव देखिए, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन में जो राशियां लिखी हुई इनके जो स्वामी होते हैं वह कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं। लेकिन यदि वह कुंडली में गलत भाव में, अशुभ भाव में, त्रिक भाव में गलत तरीके से, अशुभ तरीके से यदि बैठे हुए हैं तो अपनी योग कारकता खोकर मारकता का रिजल्ट देने लगते हैं। अब मारक ग्रह को कैसे पहचाना, तो मारक ग्रह को पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि छठे, आठवें और 12वें भाव में जो राशि लिखी हुई है उस राशि का स्वामी मारक ग्रह बनता है। लेकिन उस ग्रह की कोई भी राशि लग्न, पंचम, नवम में नहीं होना चाहिए। यदि उस ग्रह की राशि लग्न, पंचम, नवम में होती है तो फिर वह मारक नहीं योग कारक होता है। लेकिन ऐसा कोई ग्रह जिसकी राशि छठे, आठवें और 12वें भाव में है लेकिन लग्न, पंचम, नवम में नहीं है, वह कुंडली का मारक ग्रह कहलाएगा। मारक ग्रह जो होता है वह लग्नेश का शत्रु होता है। अब समकारक ग्रह को देखने के लिए तो उसमें क्या करना है कि लग्न, पंचम, नवम और छठे, आठवें, 12वें मतलब त्रिकोण और त्रिक भाव के स्वामी को छोड़कर जो भी ग्रह होते हैं वो लगभग समकारक ग्रह बनते हैं। जब हम त्रिकोण को और त्रिक को छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर केंद्र के भाव और केंद्र में से चतुर्थ, सप्तम और दशम और एकादश और फिर द्वितीय भाव और तृतीय भाव, यह भाव बचते हैं। तो इस भावों में समकारक ग्रह की राशियां हो सकती हैं। इस कुंडली में लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा, जो कि इस कुंडली का अति सबसे योग कारक ग्रह कहलाएगा क्योंकि वह कुंडली का राजा है। यदि चंद्रमा कुंडली के लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में यदि बैठा हुआ है तो वह अपनी दशा अंतरदशा में अत्यंत शुभ फल देगा। और यदि कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे, पांचवें, छठवें, आठवें और 12वें भाव में यदि उदय अवस्था में बैठे हुए हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ, अपनी क्षमता के अनुसार अशुभ फल देंगे। ऐसी अवस्था में आपको चंद्रमा के दान या मंत्र या पूजा पाठ आदि करके चंद्रमा की अशुभता को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस कुंडली में बुध मारक ग्रह बनते हैं क्योंकि बुध जो है वो त्रिक भाव के स्वामी हैं, लेकिन वह त्रिकोण भाव के स्वामी नहीं है। इसलिए द्वादशेश और तृतीयेश बनने के कारण यहाँ पर बुध हैं जो मारक ग्रह बनते हैं। दूसरी बात, इस कुंडली में सूर्य, लग्नेश चंद्रमा के मित्र हैं, लेकिन मारक ग्रह क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि लग्न का स्वामी जो है चंद्रमा है वो एक जल तत्व कारक ग्रह है और सूर्य जो कि एक अग्नि तत्व कारक ग्रह है। इसलिए ये एक दूसरे के इनके तत्व हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य देव मारक ग्रह बनते हैं। इस कर्क लग्न की कुंडली में मंगल देव योग कारक ग्रह क्यों बनते हैं? क्योंकि वह त्रिकोण में उनकी एक राशि है और दूसरी राशि, तो त्रिकोण में यदि उनकी एक राशि है तो फिर वह कुंडली का योग कारक ग्रह कहलाएगा। दूसरी बात है कि त्रिकोण यहाँ पर नवम भाव में ये भी त्रिकोण है, तो त्रिकोण, लग्न, पंचम, नवम, इसमें जो राशि होती है इसका जो स्वामी बनता है वह कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है। लेकिन वह कुंडली में कैसी अवस्था में बैठा हुआ है यह देखना अत्यंत आवश्यक है। और शनि की बात की जाए तो शनि इस कुंडली के त्रिक भाव के स्वामी हैं, जिनकी एक राशि त्रिक भाव में है, अतः छठे, आठवें, 12वें तो त्रिक भाव में है, लेकिन इनकी दूसरी राशि नवम, लग्न, पंचम, नवम त्रिकोण भाव में नहीं है। इसलिए इस कुंडली के मारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र इस कुंडली में समकारक ग्रह क्यों है? क्योंकि यह ना तो त्रिकोण के स्वामी हो ना ही त्रिकेश के स्वामी हैं, यह केंद्र के और एकादश भाव के स्वामी है, इसलिए यह कुंडली में समकारक ग्रह बन जाते हैं।
आइए मित्रों, अब मैं आपको कर्क लग्न की कुंडली से संबंधित अति खास ज्योतिषीय योगों की जानकारी देता हूँ। कर्क लग्न की कुंडली के लिए पहला सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली हो और छठे भाव में सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी शनि यदि छठे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की अपने ससुराल से दुश्मनी होती है। ऐसे जातक की अपने ससुराल पक्ष से बिल्कुल नहीं बनती। दूसरा सूत्र, कुंडली के केंद्र के किसी भी भाव में शनि और शुक्र, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र और शनि की युति केंद्र के किसी भी भाव में यदि बनी हुई है तो ऐसे जातक को अमीर ससुराल की प्राप्ति होती है। तीसरा सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित होकर बैठा हुआ हो, अष्टम भाव में चंद्रमा निर्बल होकर शनि के साथ पीड़ित होकर बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक के अपने जीवन में शत्रु बहुत होते हैं। ऐसा जातक शत्रुओं से परेशान रहता है। चौथा सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली के दशम भाव में शनि के साथ राहु बैठा हो अथवा केतु बैठा हो, अगर यदि यह सूत्र लागू है तो ऐसा जातक अपनी माता के लिए कष्टदायी होता है। ऐसा जातक अपनी माता को कष्ट देता है, कष्ट में रखता है। पांचवा सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा और लग्न दोनों पाप ग्रहों के मध्य हो और सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और सूर्य कुंडली में कमजोर हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में अधिक से अधिक निराश और परेशान रहता है। छठवां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी शनि और 11वें भाव का स्वामी शुक्र यदि कुंडली के केंद्र के किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हुए, यानी शुक्र और शनि केंद्र के किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को विरासत मिलने का अच्छा योग बनता है। सातवां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में नवम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो यहाँ पर शुक्र जब बैठेगा तो भाग्य के भाव में वो शुक्र उच्च का होकर बैठ जाए तो ऐसा जातक फिर भाग्य का धनी हो जाता है। ऐसे जातक को अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ भोगने को मिलती है। आठवां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में सेकंड द्वितीय भाव में सूर्य स्वरास्थ होकर बैठे हुए हैं और तृतीय भाव में शुक्र बैठा हुआ तो शुक्र यहाँ नीच का हो जाएगा। तो तृतीय भाव में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो फिर वह उसका नीच भंग स्वतः हो जाता है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, जब कोई ग्रह तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में नीच का होता है तो उसका जो नीच भंग स्वतः हो जाता है। द्वितीय भाव में स्वरास्थ सूर्य, तृतीय भाव में शुक्र यदि बैठा है तो ऐसा जातक धनवान होता है। ऐसे जातक के पास धन अधिक होता है और नहीं होता तो फ्यूचर में अपने धन की मात्रा बहुत बना लेता है। नौवां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में शनि जब बैठेगा तो वह स्वराशिष्ट हो जाएगा और शनि आयु का कारक है, मृत्यु का कारक है। मृत्यु के भाव में वह जब स्वराशिष्ट होकर बैठता है तो वह व्यक्ति की आयु को बहुत लंबा कर देता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। यदि कर्क लग्न कुंडली अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ तो ऐसा जातक निसंदेह लंबी आयु जीता है, दीर्घ आयु होता है, क्योंकि शनि स्लो मोशन में चलने वाला ग्रह है और जिस भाव में बैठता है वह इस चीज को स्लो कर देता है। जैसे मृत्यु के भाव में, आयु के भाव में जब बैठेगा तो आयु को स्लो कर देगा, मतलब आयु बहुत लंबी खींच देता है। जब हम कुंडली में आयु को देखते हैं तो आयु के लिए हमें 3 भाव देखना अत्यंत आवश्यक है, लग्न, तृतीय और अष्टम भाव। तो नौवां सूत्र जो हम जानेंगे, 10वां सूत्र जो है कि तृतीय भाव में यदि बुध स्वराशिष्ट होकर बैठेगा तो यहाँ पर बुध उच्च का हो जाएगा। तो यह युग यदि कुंडली बना हुआ है तो कर्क लग्न की जातक के लिए यह भी लंबी आयु का वरदान है, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। 11वां सूत्र, कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में लग्नेश और बृहस्पति की युति हो तो लग्नेश यहाँ पर चंद्रमा बनते हैं, यानी कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में चंद्रमा और बृहस्पति युति बनाकर किसी भाव में यदि बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक निसंदेह लंबी आयु को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है। 12वां सूत्र, यदि बृहस्पति कर्क लग्न में बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर यह अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ भी जातक अत्यंत दीर्घायु हो जाते हैं। ऐसा जातक लंबी आयु को प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है। अब 13वां सूत्र सुनिए, इतना ही नहीं, दीर्घायु तो बहुत सारे योग बनते हैं इस कुंडली में। शनि यदि तृतीय, छठे, 8वें या 12वें
इन भावों से किसी भी भाव में यदि शनि बैठा हुआ है तो निसंदेह ऐसा जातक लंबी आयु प्राप्त कर लेता है, दीर्घायु होता है। 14वां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में नवम भाव में यदि शनि बैठा हुआ है तो फिर ऐसे जातक को संतान नहीं होती है। 15वां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली के पंचम भाव में मंगल और एकादश भाव में शुक्र। पंचम भाव में मंगल यहाँ स्वारासस्त हो जाएंगे, एकादश भाव में शुक्र यहाँ स्वारासस्त हो जाएंगे। यदि यह योग कुंडली में कर्क लग्न कुंडली में यदि बना हुआ तो ऐसा जातक निसंदेह अकूत संपत्ति का मालिक होता है। ऐसे जातक के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में संपत्ति होती है। 16वां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा स्वारासस्त, सेकंड हाउस में सूर्य स्वारासस्त और एकादश भाव में शुक्र स्वारासस्त होकर यदि बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक अत्यंत धनी होता है। ऐसे जातक के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में धन होता है, और नहीं भी होता है तो वह भविष्य में बहुत अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कर लेता है। 17वां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य और द्वादश भाव में शनि हो। कर्क लग्न कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य हो और द्वादश भाव में शनि हो तो फिर यह योग यदि कुंडली में लग जाता है तो ऐसे जातक को अपना जीवन कुंवारेपन में व्यतीत करना पड़ता है। कारण कुछ भी हो, उसके जीवन में शादी का योग नहीं बन पाता है। 18वां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली हो और छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में सूर्य यदि बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो सप्तम भाव पाप का योग में आ जाएगा, और इस योग के होने पर ऐसे जातक को अपना जीवन कुंवारेपन में व्यतीत करना पड़ता है। किसी कारण बस इस व्यक्ति की शादी का योग संभव नहीं हो पाता है। सूत्र 19वां, कर्क लग्न की कुंडली में लग्न भाव में ही शनि के साथ चंद्रमा, यानी लग्न में शनि और चंद्रमा युति बनाकर बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की दूसरी शादी अवश्य होती है। कारण कुछ भी हो, लेकिन उसकी दूसरी शादी होकर रहती है। सूत्र 20वां, कर्क लग्न की कुंडली हो और द्वादश भाव में शनि राहु मंगल यह तीनों ग्रह युति बनाकर बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक जो धन कमाता है वह पाप कर्म करके, उसका जो कार्य रहता है वो पाप कर्म से जुड़ा रहता है, तो ऐसा जातक पाप कर्म करके धन कमाता है। सूत्र 21वां, कर्क लग्न की कुंडली में लग्न भाव में सूर्य और सप्तम भाव में शनि यदि बैठा हुआ है और ऐसे जातक के यदि कुंडली मिलान बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, नॉर्मल तरीके सीधे साधारण तरीके से कर लिया है, डीपली मिलान नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर तलाक की स्थिति बनती है। ऐसे जातक की जो कुंडली में तलाक योग बनता है वह फिर लागू हो जाता है। यह तलाक योग इस प्रकार भी बन सकता है कि शनि यहाँ बैठा हुआ हो और सूर्य यहाँ बैठा हुआ हो तो भी तलाक योग की स्थिति बनेगी, अथवा शनि यहाँ बैठा हुआ हो, सूर्य यहाँ बैठा हुआ हो और शनि यहाँ बैठा हुआ हो तो भी तलाक की स्थिति बनी हुई। इसलिए जिस जातक की कुंडली में यही योग लगा हुआ है ऐसे जातक को अत्यंत डीपली मिलान करके विवाह करना चाहिए। सूत्र 22वां, कर्क लग्न की कुंडली में नवम भाव में सूर्य विराजमान है तो ऐसे जातक को अच्छी खासी पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। 23वां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य यदि बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को फिर नेत्र रोगी बना देता है। 24वां सूत्र, कर्क लग्न की कुंडली में शनि चंद्रमा की युति कहीं भी बनी हुई हो अथवा शनि कहीं भी वक्री होकर बैठा हुआ हो कुंडली में, ऐसे जातक की शादी में देरी होना स्वाभाविक है। तो ऐसे जातक को यदि यह योग बना हुआ है तो कोशिश करना चाहिए कि शादी बहुत जल्द क्लियर कर ले, नहीं तो यह योग शादी में बहुत ज्यादा देरी करवा देता है। तो मित्रों, कर्क लग्न से संबंधित बहुत सारे सूत्र बनते हैं। यदि आगे बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, यह कर्क लग्न से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आप की कुंडली यदि कर्क लग्न की कुंडली है या आप कुंडली देखते हैं तो आप इन सूत्रों को निसंदेह लिख लीजिए। यह सूत्र आपको विश्लेषण के तहत अत्यंत बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। यह सूत्र हैं जो अत्यंत सटीक और कारगर सूत्र हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। इसी तरह यदि आप ज्योतिष संबंधी डीपली जानकारी चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो आप देखिए और उनमें जो सूत्र बताए जाते हैं उनको आप एक रजिस्टर में नोट कीजिए। और मित्रों, मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए।
क्योंकि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक खास, अति खास एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।